मेरा तो सवाल इससे भी सादा, मैं कहता हूँ औरत को बना देते हैं। आप बताइए क्या हुकूक देने हैं? सर मैं तो कहती हूँ इक्वालिटी हो, कोई भी सरबराह ना हो। बुनियाद पर तो इदारा बन ही नहीं सकता सर इस तरह तो फिर इस तरह देखिए तो बात यह है कि आप पहले ये मानिए कि ये इदारा है। मेरा तो सवाल शरीयत के हिसाब से भी देखें तो औरत को बहुत फैसिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन ये कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशंस की वजह से ऐसा हो नहीं रहा। अगर आप लिया जाए कि आपका नुक्ता नजर क्या है, आपका जो नुक्ता नजर सामने आया वो ये है कि उसकी कोई कानूनी बुनियाद असल में सामने ही नहीं आती। सब सवालों का मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन पहले मुझे आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। आप उस अदारे के जो हेड का तस्वर बताइए ना कि आपके नजदीक क्या तस्वर है। बताएंगे मैं तो ये सब मेरा ख्याल है कि हमारी बहन ने उस बात का एतराफ़ कर लिया, उनके जहन में किसी इदारे का कोई तसव्वुर नहीं है, हुकूक और फ़राइज़ का कोई तसव्वुर नहीं है। मेरा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गामदी में आपका मेज़बान आसिफ इफ्तिखार आपको खुश आमदीद कहता है। इस प्रोग्राम में भी हस्ब मामूल हम गामदी साहब से मुख्तलिफ़ शुरका के साथ उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। इस प्रोग्राम में हमारा मौजू ये है कि ख़ानदान किन बुनियादों पर कायम होता है और उसमें ज़िम्मेदारियों की तकसीम इस्लाम के अंदर किस उसूल पर की गई है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं रबिया बाजवा साहिबा जो कि हाई कोर्ट की एक वकील हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी साहब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया के प्रोफेसर हैं। जी रबिया साहिबा, ये बताइए कि जो ये क्वेश्चन हमारे दोनों बुजुर्गों ने उठाया कि क्या आपके नज़दीक किसी किस्म का, हम ये इसकी टाइपोलॉजी नहीं बना रहे कि सोशल है, पॉलिटिकल है, क्या ये इंस्टीट्यूशन है नंबर वन, क्या इसका कोई सरबरा औरत या मर्द होना चाहिए, ये है की क्वेश्चन। इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? सर इसमें मैं ये कहती हूँ कि ये एक फैमिली इंस्टीट्यूशन होता है, तो इंस्टीट्यूशन आप इसको तस्लीम कर दीजिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशन की सेकंड क्वेश्चन ये है क्या इसका कोई सरबरा होना चाहिए? नहीं जी, मैं इसको तस्लीम नहीं करती। अगर इक्वालिटी के लेवल पर बात नहीं होगी, मर्द और औरत को आप अलग करके एक को सरबराह बना देंगे और एक को महकूम बना देंगे, तो मैं इसको तस्लीम नहीं करती। तो क्या इसके फिर नज़म को कैसे आप मतलब कौन मैनेज करेगा इसके नज़म को? सर इसके नज़म जो है आपस के एहतराम से, आपस के तल्लुक से, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक बंदे को हक दे दें, मुकम्मल तौर पे हकूक दे दें, दूसरे को मुकम्मल तौर पे महकूमियत दे दें कि तुमने हमेशा हर वो बात माननी है कि जो कि दूसरा कह रहा है। इस्लाम अपनी शरीयत को अदल पर कायम करता है, इंसाफ पर कायम करता है, और अदल और इंसाफ का मतलब ये नहीं होता कि बेरहमाना मुसावात कायम कर दी जाए। ये बेरहमाना मुसावात जो है ये ना सियासत में कायम की जा सकती है, ना समाज में कायम की जा सकती है, ना घरेलू इदारों में कायम की जा सकती है। हम ये कहते हैं कि इसको इंसाफ पर कायम होना चाहिए, यानी ऐसा तरीका। तो फिर आप अदल का लफ्ज़ इख्तियार कीजिए ना। फिर उसके बाद ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, जब भी कोई इदारा कायम किया जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि हमने एक कानून बनाया है, इस कानून के मुताबिक एक कांस्टेबल, जो जाहिर बात है कि एक आलिम से, एक प्रोफेसर से, एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से कोई बरतर दर्जे की मखलूक नहीं होती, वो हाथ उठाता है और मैं अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ। क्यों? हमने एक नज़म कायम किया है। देखिए, जब कोई नज़म कायम किया जाता है तो इसके अंदर इक्वलिटी क्या चीज़ होती है? इक्वलिटी का मतलब तो ये है कि इंसानी हुकूक के एतबार से सब लोग बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी इदारे का नज़म कायम करते वक्त तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कोई उसका सरबराह होगा, किसी के कुछ हुकूक होंगे, किसी की कुछ जिम्मेदारियां होंगी, किसी के कुछ इख्तियारात होंगे। सवाल ये है कि मुझ पर यह जिम्मेदारी कैसे डाल दी जाएगी कि एक पैदा होने वाले बच्चे की मैं निगहदाश्त करूँ, मैं उसकी तालीम का बंदोबस्त करूँ, मैं उसके लिए कमा कर लाऊँ। ये जिम्मेदारी मुझ पर कैसे आयत हो गई? यानी फिर उसके बाद ये है कि अगर ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस इंस्टीट्यूशन के कोई हुकूक व फ़राइज़ नहीं है, तो ठीक है, मैं रास्ता चलता हुआ गया, एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने यदि सेंटर के हवाले किया, फारिग हो गया। फिर उसके बाद कौन सा कानून है जो मुझे रोकेगा? इसका तो तल्लुक ही नहीं इन चीज़ों के साथ, इसका तो तल्लुक ही नहीं बनता। बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं, शादी का इंस्टीट्यूशन जो है उसमें ये है कि दोनों मियाँ बीवी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और वो उनकी परवरिश करते हैं। आपने मियाँ बीवी के अल्फाज बोले हैं, हाँ जी, पहले तय करके मुझे बताइए कि इन मियाँ बीवी के दरमियान जो रिलेशन कायम किया गया है, रिलेशन कायम किया गया है, लेकिन रिलेशन एक, हाँ जी, मेरी गुजारिश ये है कि इसके नतीजे में बच्चे होने हैं। हाँ जी, बच्चे होने हैं तो माँ बाप के रिश्ते वजूद में आने हैं, एक खानदान वजूद में आ जाएगा। सवाल बहुत सादा सा, इसका सरबराह कौन है? यानी अगर ये कोई इदारा है, अगर आप कहते हैं ये इदारा है ही नहीं तो बात दूसरी हो गई। अगर ये एक इदारा है तो अज़राह करम बता दीजिए कि इसका सरबराह किसको होना है? फैमिली इंस्टीट्यूशन है और इसमें महकूमियत वाला तस्वर दे के आप इसको एक हेल्दी इंस्टीट्यूशन के तौर पे नहीं क्रिएट इदारे कायम किए जाते हैं। बच्चे हो गए, खानदान वजूद में आ गया, उनके बारे में डिसीजंस करने हैं। मिसाल के तौर पर एजुकेशन एक डिसीजन करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन पैदा हो गया। माँ लेट्स सपोज कि उसको मदरसे में डालना चाहती है, बाप जो है उसको पब्लिक स्कूल में डालना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। जिम्मेदारी, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? क्या वो आदमी रिजॉल्व करेगा या वो औरत रिजॉल्व करेगी जिसने पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसकी ली हुई है? जो ट्रैफिक लॉज हैं वो एक नेक्टेड लॉ है,
वो हर चीज़ के ऊपर बना हुआ है। लेकिन शादी का इंस्टीट्यूशन जो है वो बिल्कुल एक अलहदा फैमिली इंस्टीट्यूशन है, जिनकी ये मिसाल दे रहे हैं, ये एक और कायदे कानून के तहत चलते हैं। जो अभी ट्रैफिक कांस्टेबल की इन्होंने एग्जांपल दी है, वो ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं, ट्रैफिक रुक जाती है, इसके पीछे उसके पास एक रिटर्न अथॉरिटी है। अब इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं फैमिली लॉज के ऊपर, ठीक है जी। मैं आपको बताती हूँ, अगर उसमें आप अथॉरिटी आप सरबराह बना देते हैं मर्द को, ठीक है, और आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि जो बात वो अगर सरबराह है और वो जो बात कहेगा वो बात दुरुस्त है। मेरा तो सवाल इससे भी सादा, मैं कहता हूँ औरत को बना देते हैं। आप बताइए क्या हुकूक देने हैं सर? मैं तो कहती हूँ इक्वालिटी हो, कोई भी सरबराह ना हो। बुनियाद पर तो इदारा बन ही नहीं सकता सर। इस तरह तो फिर ये बात यह है कि आप पहले ये मानिए कि ये इदारा है। जब अगर आप बात करते हैं बाकी लॉज की और एक फैमिली लॉज की, तो उसमें अगर आप मर्द को बना फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप मर्द को सरबराह बना देते हैं घर का, उसके बाद फिर ये होता है कि रूटीन में जो क्वेश्चन राइज होते हैं, मर्द बहुत जगह पे गलत बात करता है, तो क्या औरत के लिए ज़रूरी है कि वो हर चीज़ को तस्लीम कर ले? ये सब सवालों का मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन पहले मुझे आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। आप उस अदारे के जो हेड का तस्वर बताइए ना, कि आपके नजदीक क्या तस्वर है। बताएंगे, मैं तो आपको बताऊंगा कि हमारी शरीयत में, देखिए हमारी शरीयत होता, मुआशरे में भी नहीं होता कि हेड जो भी कहेगा वो गलत कहेगा या सही कहेगा उसको माना जाएगा। तो किसी जगह भी जाहिर है, ये तो किसी जगह भी नहीं होता, ये तो किसी जगह नहीं होता। लेकिन बात ये सरबराह के इख्तियारात क्या होने चाहिए, इस पर बहस अलग से है। देखिए मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि ये बात महज मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कही जाती है। हम जब अपने सियासी निज़ाम का भी किसी को सरबराह बनाते हैं तो क्या हमने उसको ये इख्तियार दे दिया हुआ है कि वो कानून की तमाम हदूद को फलांग जाए? उसके सवाबीदी इख्तियारात तक के बारे में आप वकील हैं, अदालतें सवाल उठा देती हैं कि वो सही इस्तेमाल हुए या नहीं हुए हैं। ये तमाम सवालात पैदा होंगे। बुनियादी क्वेश्चन वही है जो मैंने आपके सामने रख दिया। असल में देखिए, जब आप इसको इदारे के तौर पर लेंगे तो सबसे पहला मसला ये पैदा होगा कि इसका सरबराह कौन है। मैंने ये अर्ज़ किया, हम अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मर्द के बजाय औरत को बना देते हैं, लेकिन सरबराह के बगैर इदारे का तस्वुर कैसे हो सकता है? फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कुछ समझने के लिए, क्या आप मुझे बताइए कि हमने अपनी एक बहन को उसका सरबराह बना दिया, उसके हुदूद इख्तियारात क्या होने चाहिए? सर मैं तो ये कहती नहीं, मेरी तो ये लड़ाई नहीं है कि आप औरत को सरबराह बनाएं। मेरा तो मसला ये नहीं है, मेरा तो मसला ये कि फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक नया एक आप इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं जिसकी बेसिस ह्यूमन जो इमोशंस हैं वो होते हैं। पहली बात लव एंड इफेक्शन होती है और एक दूसरे का इज्जत और एहतराम होता है। उसमें जो भी क्वेश्चन डेली रूटीन में राइज होते हैं उसको आप किसी इंस्टीट्यूशन की तरह रिजॉल्व नहीं करते, आप उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व। जी प्रोफेसर साहब, सवाल मैंने इनसे ये किया था कि बच्चों के बारे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, एक और बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्फ्लिक्ट है, या ये फैसला किया जा सकता है, ये फैसला किया जा सकता है। इनके नज़दीक इस तरह के हर मामले को म्यूचुअल कंसेंट से तय किया जाए। मेरा सवाल ये कि जब तय नहीं हो रहा, कंसेंट से इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो क्या इस तरह की सिचुएशन जिसको, या इस तरह की तजवीज़ जिसको रबिया बाजवा साहब जिसका मशवरा दे रही हैं, इसके बाद कोई निज़ाम चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता तो क्यों नहीं चलाया जा सकता? एक चीज़ सिर्फ ऐड करूंगी ताकि आसानी सर को भी आसानी हो जाए। उसमें यह कि अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो रहे हैं तो उसके लिए फिर अदालत में जाना चाहिए। अगर आप, मैं सरबराह तस्लीम किसी को नहीं करती, उसमें फिर आप अदालत में जाएं और जो भी बेहतर इस तरह के हर मसले के लिए हर दफा मैं कह रही हूँ, यही तो मेरी कहने की बात है कि अगर आप इस तरह सरबराह बना देंगे तो लिटिगेशन। अच्छा अब देखिए, ये जो सारी बहस हुई है ना, अगर हम दो लफ्ज़ों में इस सारी बहस को, मैंने और गामिदी साहब ने भी कुछ बातें की और बहन ने भी कुछ बातें की हैं। हम ये कहते हैं कि एक फैमिली इंस्टीट्यूट या एक इदारा है और उस इदारे के बुनियाद वो अहकाम हैं जो शरीयत इस्लामिया ने हमें दिए हैं, वो हुकूक़ और वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो फ़राइज़ और वो ज़िम्मेदारियाँ और वो हुकूक़ हैं जो शरीयत इस्लामिया ने दिए हैं पूरे इदारे को। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो इस तरह का रिश्ता नहीं कुरान बनाना चाहता कि एक मुआहिदा है, उसकी कुछ शिक़ें हैं, शिक़ नंबर 1 ये है, शिक़ नंबर 2 ये है, शिक़ नंबर 3 ये है, और वो दोनों एक दूसरे एक के पास कॉपियाँ हैं और उसके तहत वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ज़िंदगी एक फ़ैमिली ज़िंदगी नहीं है, फिर ये एक फ़ैमिली इंस्टीट्यूट नहीं रहा। गामिदी साहब, आप भी कुछ फरमाएंगे इस बारे में कि ये तो बज़ाहिर बड़ा डेमोक्रेटिक, बड़ा अच्छा, ये तो अभी बहुत अहम सवाल है जिससे जवाब चाहिए कि क्या एक्सप्लॉयटेशन है। यानी एक एक्सप्लॉयटेशन वो है जो हमारे माशरे के बेरूह कवानीन के ज़रिए से पैदा होती है, हमारी माशरती रवायात में जो गलतियाँ हो गई हैं उनकी वजह से पैदा होती है। आप शरीयत के कानून में बताइए एक्सप्लॉयटेशन का कहाँ सवाल पैदा होता है? यानी मैंने इसीलिए ये बुनियादी सवाल उठा दिया था कि आप पहले ये फैसला करें कि आप कोई इदारा बनाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी बहन ने उस बात का एतराफ़ कर लिया, उनके जहन में किसी इदारे का कोई तसव्वुर नहीं है, हुकूक़ और फ़राइज़ का कोई तसव्वुर नहीं है। ये असल में मामला मोहब्बत है बुनियादी तौर पर, बाहमी एहतराम से जब तक चलता रहेगा। इसके अंदर जिम्मेदारी किसी पर डाली नहीं जा सकती। ये बात वो नहीं फरमा रही, वो ये फरमा रही हैं कि जिम्मेदारियां मैं तस्लीम करती हूँ होनी चाहिए, लेकिन बजाय कि आप एब्सोल्युटली उनको डिवाइड कर दें, वो बाहमी कंसेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, उनका मुकदमा। बड़ी आपने दिलचस्प बात की, जिम्मेदारियां मैं तस्लीम करती हूँ, तो मैंने गुजारिश की थी कि आप इसको इदारा मानती हैं, इसका एक सरबराह होना चाहिए, आप बताइए क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए?
यानी ये जिम्मेदारी का लफ्ज़ जब आप बोलते हैं तो बताइए ना क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने मुल्क का, तो तय किया कि उसके अंदर किसके हुकूक क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। देखिए बात यह है कि एक इदारा शरीयत ने बनाया है, शरीयत ने जो इदारा बनाया है उसके अंदर उसने हुकूक व फ़राइज़ की एक तकसीम कर दी है। उस हुकूक व फ़राइज़ की तकसीम को हमने वाज़े करने की कोशिश की आपके ऊपर। हमने ये बताया कि ये हुकूक व फ़राइज़ असल में एक इदारे को इदारा मानकर एक सरबराह का तकर्रुर करके फिर कायम किए गए हैं। आपने फरमाया ये इदारा होना ही नहीं चाहिए। जी रबिया साहिबा, आपके नज़दीक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये सवाल है जो आप अगर बता दें तो हमारे डिस्कशन आगे चल सके। जी बिल्कुल, उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है इन सब लोगों से कि ये जो इंटरप्रिटेशन करते हैं रिलीजन की, उसको बजाय इसके कि कुछ सख्त बनाकर मर्द को सरबराह बनाकर की जाए, उससे बेहतर ये है कि आप एक इक्वालिटी के लेवल के ऊपर और एक ह्यूमैनिटी के लेवल के ऊपर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करें। उसमें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अभी बात हो रही थी सारी कि नानो नुस्खे का मसला है, वो शादी के बाद जो है वो औरत को करना चाहता है। नहीं नहीं सर, वापस नहीं ले लिया, आप बताएं हमें। देखिए आप एक इंस्टीट्यूशन नया कायम करने जा रही हैं, उसका नाम आपने रखा है फैमिली इंस्टीट्यूशन। आप ये कहती हैं वो बाहमी एहतराम और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे कायम होगा। हमारा सवाल ये है कि उस इंस्टीट्यूशन में जिसका कोई सरबराह नहीं होगा, आपके ख्याल में जिम्मेदारियों की क्या तकसीम होनी चाहिए? सर मैं ये कहती हूँ कि ये फैमिली इंस्टीट्यूशन है और इसमें जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, एक जगह हरासमेंट होगी, एक की इंसल्ट होगी, तो वो अदारा जो है ना वो फैमिली इंस्टीट्यूशन हेल्दी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। और उसको ज़बरदस्ती तो चलाया जा सकता है, लेकिन जैसी एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फैमिली की, हेल्दी फैमिली की, वो पूरी नहीं हो सकती। हमारी गुजारिश ये है कि ये जितनी बातें आप फरमा रही हैं कि इसमें हैरेसमेंट होगी, इसमें ये होगा, ये तो किसी ने नहीं कहा। देखिए यहाँ तो ज़ेर बहस सिर्फ ये है, हम इतनी बात कह रहे हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसका एक सरबराह होना चाहिए। देखिए इससे पहले की एक बात ये है कि इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, शादी जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ये हर मामला कॉन्ट्रैक्ट ही होता है अपनी रूह के लिहाज से, नहीं होता हर मामला कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए बात ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, ये देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, हर मामला कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। हमारा आइन भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, हमारा कानून भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, हमारा ईमान भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। हमारे पूरे दीन को अल्लाह ताला ने मीसाक और कॉन्ट्रैक्ट से तजवीज़ किया है, जिसमें भी हुकूक व फ़राइज़ ज़ेर बहस आ जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। सवाल ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक इदारे के मुख्तलिफ लोगों के माबैन हुआ है या वो कॉन्ट्रैक्ट राह चलते लोगों के माबैन हुआ है। वो कोई बिजनेस करने का कॉन्ट्रैक्ट है या जिंदगी बसर करने का कॉन्ट्रैक्ट है? ये है ना, जिंदगी बसर करने का कॉन्ट्रैक्ट, माली कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट है, इसका भी किसी को इनकार नहीं है। देखिए बात यह, किसी ने ये मिसाल नहीं दी कि वो माली कॉन्ट्रैक्ट है महज। ये बताया जा रहा है कि ये घर बनने जा रहा है, इसके अंदर कुछ रिश्ते वजूद में आ रहे हैं, इसमें कुछ जिम्मेदारियां और हुकूक होने हैं। तो क्या इसको एक इदारे के तौर पर देखा जाएगा या इसको महज एक बाहमी दोस्ती के ताल्लुक की बुनियाद पर देखा? तीन भी नहीं है कि जिसमें जमहूरियत नाफिज करके कहा जाए अक्सरियत की राय फैसला कौन हो जाएगी, उसमें दो लोगों के दरमियान फैसला होना है। और उन्होंने अगर तीन के दरमियान में भी होता तो एक आसान तरीका यह था कि अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला हो जाए। तो यहाँ पे डिफरेंस है कि आप एक ऐसा यूनिवर्सल कानून नहीं बना के। मैं सिर्फ आपकी बात समझना चाह रहा हूँ कि एक बात मुझे समझ में आ गई आपकी बात से, मैं उसको इससे कतई नजर कि ये राय दुरुस्त है या गलत, बात मैं समझ रहा हूँ और ये समझ में आ गई आपकी बात कि आपका नुक्ता नज़र ये है कि इसमें नज़म चलाने का तरीका म्यूचुअल कंसेंट का होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये भी हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट भी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा है और वो रोज पैदा होते हैं, छोटे छोटे मसले से लेकर बड़े से बड़े मसले तक पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हर मसले में इंसान कानून के पास भागा भी नहीं चला जाता। तीन सवाल मैंने किए, फाउंडेशन आपने बता दिया इक्वालिटी की बेसिस पे, दूसरा सवाल ये है कि डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी किस बेसिस पर होगी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस बेसिस पर होगी? जी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात ले लीजिएगा। उसमें मैं ये कहती हूँ जब दो लोग आपस में बैठते हैं, खानदान के लोग, और वो समझते हैं कि इशू को रिजॉल्व करते हैं, तो उसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बना सकते कि या औरत ही हमेशा ठीक कहती है या मर्द ही हमेशा ठीक कहता है। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है, पर्सन टू पर्सन, मर्द भी डिफर करते हैं और औरत भी डिफर करती है। तो उस तरह के अगर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं तो बेहतर कोशिश तो यही होती है कि वो लोग आपस में बैठ के इसको रिजॉल्व कर लें। बेहतर जिसके लॉजिकल बात है उसको तस्लीम कर लिया जाए। अगर ज़्यादा मजीद बात बढ़ती है तो अपनी फैमिली के बाकी लोगों के साथ बैठ के आप उस चीज़ को, या जो ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं फॉर इन स्पेसिफिक फील्ड, आप उनसे मशवरा लेकर उसको आप रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल दी थी इंस्टीट्यूशन के बच्चे को कहाँ पर दाखिल कराया जाए, मर्द एक जगह कहता है, औरत एक जगह कहती है। आप खानदान के दूसरे लोग जो कि उस्ताद भी हो सकते हैं या जिनके बच्चे पहले एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, आप उनसे भी मदद लेकर तो इस मसले को हल कर सकते हैं। यानी बजाय इसके कि एक महकूमियत तस्लीम कर ली जाए कि जो मर्द कहेगा चूंकि वो सरबराह है तो इसलिए उसी की बात तस्लीम कर ली जाए, उसको मैं नहीं मानती। और डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज की जो बात है उसमें ये बात मैं कहूँगी कि इसकी भी, मैं ये भी नहीं कहती कि आप मर्द के ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दें और वो उनको पूरा करता रहे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि दोनों चूंकि गाड़ी के पहिए होते हैं, दोनों इक्वल इंसान होते हैं और एक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसमें आप उसको भी म्यूचुअली बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या किस तरह उनको अदा करना चाहिए। जैसे अब एक ये बात प्रिज्यूम की गई है कि इस्लाम में फिर मर्द को कहा गया है कि वो उसको औरत को जो है मेंटेन भी करता है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। आप उस बैकग्राउंड को क्यों डिस्कस नहीं करते? उसके पीछे ये है कि रिलीजियस इंटरप्रिटेशन से ये कहा गया है कि औरत जो है वो महकूमियत का तस्वर, कि जब मर्द की इजाज़त के बगैर वो घर से भी नहीं निकलेगी, उसको कई जगह पे पर्दे के बारे में मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशंस हैं। तो जब आप औरत को एक कन्फाइन करके एक चार दीवारी का तस्वर दे देते हैं और उसमें बैठा देते हैं, तो फिर डेफिनेटली जब औरत बाहर ही नहीं जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द के ऊपर ही जाएगी। यानी ये सारी बैकग्राउंड है इस चीज़ की। और फिर दूसरी, जब मैं जिस बात से डिफर करती हूँ कि जैसे मेंटेनेंस का एक बड़ा इशू हमारा डिस्कशन में रहा है कि मेंटेनेंस जो है वो चूंकि मर्द मेंटेन करता है इसलिए उसको औरत को तलाक देने का हक है, मैं कहती हूँ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी म्यूचुअल कॉन्सेंट से होगी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी म्यूचुअल कॉन्सेंट से होगी। अगर नहीं सॉल्व हो सकती तो खानदान के लोग आकर इंटरवीन करें, और अगर तब भी नहीं होती फिर कोर्ट में चले जाए। जी गामदी साहब, एक अमूमी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि हम ये दावा भी करते हैं कि हमारी शरीयत जो है वो इंसानों के लिए ज़्यादा नाफे, ज़्यादा खैर का सबब है। तो ये रबिया बाजवा साहब ने जो मशवरा दिया है इससे क्या ख़राबी पैदा होगी, क्या माशरे में फसाद पैदा होगा? इससे ये क्यों ज़्यादा बेहतर नहीं है अकली और माशरती बुनियादों पर? मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूँ कि ये मशवरा है क्या। यानी इसके अंदर तो कोई कानूनी जिम्मेदारी किसी पर डाली नहीं गई, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए बात यह है कि जब आप कोई इदारा बनाते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। एक उसका अखलाकी पहलू है। अखलाकी पहलू में आप तलकीन कर सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, आप म्यूचुअल कंसेंट से मामला तय करें, बड़ी अच्छी तलकीन है। आप ख़ानदान के पास चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि कानूनी जिम्मेदारियों की नौयत क्या है। वो कहती हैं इब्तिदा में ही तय कर ली जाए। ये तो नहीं उन्होंने फरमाया। अगर इब्तिदा में तय की जाएंगी तो फिर इदारा वजूद में आ जाएगा। उन्होंने तो ये कहा है कि ये देखिए, यानी आप उनकी बात को दो हिस्सों में तकसीम करें जी। पहली चीज़ ये है कि क्या एक फैमिली इंस्टीट्यूशन जो उनके यहाँ बन रहा है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर बन रहा है। अगर वो बन रहा है तो फिर हमारा सवाल ये था कि उसके हुदूद कानूनी तौर पर बताइए क्या है। सही। तलाक का कानून जब ज़ेर बहस है तो वो अखलाकी उसूल नहीं है जो ज़ेर बहस है, अखलाकी उसूलों पर बनने वाला कानून ज़ेर बहस है। सही। यानी कानून का मतलब ये होता है कि जब एक मियाँ बीवी के दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता तय हो गया है तो अब कुछ कानूनी हुकूक भी उनके ऊपर आयद हो गए हैं और कुछ कानूनी जिम्मेदारियाँ भी आयद हो गई हैं। उनकी पूरी गुफ्तगू में आप निशानदेही करके मुझे बताइए कानूनी जिम्मेदारी कौन सी है। यानी एक मर्द और औरत के दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर एक ताल्लुक कायम हुआ है, उसके बाद वो बच्चों की निगहदाश्त कर रहे हैं, अच्छी बात है, मामला चल रहे हैं। सवाल ये है कि अगर किसी मौके के ऊपर कोई निज़ा होगी, वो कहती है अदालत में जाएं। अदालत के पास कानून क्या है जिसकी बुनियाद पर फैसला होगा? यानी अदालत किस उसूल के ऊपर फैसला करेगी? क्या कानून बनाया जाएगा जी? आपकी क्वेश्चन कानून के बारे में नहीं किया था, आपने किया था एक फाउंडेशन क्या होनी चाहिए फैमिली की। ठीक है, उसमें ये सवाल लेते हैं ना। दूसरी बात ये है, एक चीज़ मैं कथा कलामी कर रहा हूँ आपकी, मैं पहले ये वाजे कर दूँ इस बात को कि ये सारी बहस कहाँ से शुरू हुई है। ये बहस यहाँ से शुरू नहीं हुई कि ख़ानदान के इदारे की अखलाकी बुनियादें क्या हैं, इस पर हमने अभी कोई गुफ्तगू नहीं की। जब वो गुफ्तगू होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसी आला अखलाकी बुनियादें हैं जो हमारे दीन ने हमें बताई हैं। मसला ज़ेर बहस है कानूनी हुकूक का। उन्होंने जो फाउंडेशंस बताई हैं उनमें कानून कहाँ से आ गया है? कानून बताइए क्या है। यानी एक मियाँ बीवी के दरमियान कायम होने वाले रिश्ते में कानूनी जिम्मेदारियों की नौयत क्या है। सवाल यह है कि अगले दिन एक खातून अगर बच्चे को पैदा कर देने के बाद उठ के चली जाती है घर से, कानून क्या कहेगा उसको? वो कानूनी जिम्मेदारी बताइए। क्या उसे वापस बुलाया जाएगा? क्या माँ के रिश्ते को डिफाइन किया जाएगा? क्या उसके हुकूक तय किए जाएंगे? आपके मशवरे में क्या, आपके मशवरे में मैंने अपने सवाल को मजीद मॉडिफाई कर लेता हूँ गामदी साहब के बात की रोशनी में कि आपने फाउंडेशंस बताई, वो कुछ म्यूचुअल कंसेंट की फाउंडेशंस हैं, उनको किसी हद तक कानून में कन्वर्ट किया जाएगा आपके मशवरे में? वो क्या कानून होगा? सर बात वही फिर आ जाती है कि मैं तो नहीं कह रही कि लेजिस्लेशन आप ना करें, लेजिस्लेशन करें, लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट उसके अंदर ना हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। समझ आ रही इनका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है कि किस कानून के, यानी क्वेश्चन मेरा ये कि वो आप बता दीजिए ना। हाँ जी, वो मैं बार-बार ये सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके नजदीक, जिस तरह गामदी साहब ने फरमाया कि कुछ कानूनी बुनियादें भी रखी जाएंगी, या तो आप ये कहें कि नहीं रखी जाएंगी, आप कहती हैं रखी जाएंगी, कुछ ना कुछ रखी जा सकती हैं। अगर रखी जा सकती हैं तो आपके नज़दीक वो क्या होनी चाहिए? सर बात ये है कि कानून क्या होना चाहिए। बात हम ये करते हैं कि अभी तक जो कानून पूरी दुनिया में बने हुए हैं वो कानून क्या हैं और उनको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये हमारा इशू है, ये हमारा प्रोग्राम भी जो अभी तक चल रहा है वो यही है कि निकाह जो है, एक निकाह जो है उसका एक ज़ाब्ते के तहत, एक कानून के तहत एक निकाह होता है, ठीक है जी। उसके बाद तलाक जो है उसके लिए कवानीन दिए गए हैं। हमारी बुनियादी बहस तो ये है, मैं तो नहीं कह रही कि आप कवानीन ना बनाएं, कानून तो बनते हैं और हर रिश्ते को रेगुलेट करने के लिए कवानीन बन सकते हैं। ये जो 3 सवाल मैंने किए थे कि डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज आप कहती हैं लाजमन होनी चाहिए और वो म्यूचुअल कंसेंट से होनी चाहिए। आप ये फरमाती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी बहरहाल म्यूचुअल कंसेंट से मामले को तय करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना जी। सवाल ये है कि इन तमाम मामलों में डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज में, ख़ानदान की तश्कील की बुनियाद में, उसको ख़त्म करने की बुनियाद में,
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में म्यूचुअल कंसेंट के अलावा कुछ म्यूचुअल कंसेंट से कवानीन भी बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल इनकार नहीं, कवानीन है, वो क्या कवानीन होने चाहिए जी? बिल्कुल किस यानी आप क्या कवानीन होने चाहिए कि म्यूचुअल इश्यूज जो होते हैं वो हर दिन फैमिली जब एक इकट्ठे लोग रहते हैं तो वो राइज होते हैं। उन्हीं तीनों बुनियादों पर मैं पूछ रहा हूं कि क्या कानून होना चाहिए? पहले तो कानून किस हवाले से आप बात करें, निकाह के हवाले से क्या कानून होना चाहिए? नहीं, निकाह तो ज़ेरे बहस नहीं है इस वक्त, तो फाउंडेशन ऑफ द फैमिली बुनियाद। अब मैं आपको बताऊं कि मसला क्या है। ठीक है, उसमें ये है कि जितनी बात आप फरमा रही हैं ना, असल में इसके पीछे भी पूरा का पूरा तारीख में मजहब खड़ा है। यानी ये जो आप फरमा रही हैं निकाह, शादी, मियाँ बीवी, बाप माँ, रिश्ते, बाहमी ताल्लुकात, कानून की जितनी बुनियादें हैं आप ये देखेंगे उसके पीछे कोई चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि मज़हब ने वो असासात आपको फराहम किए हैं जिनकी बुनियाद पर कानून साजी होती है। तो कानून साजी जब भी की जाएगी हुकूक व फ़राइज़ को मुतय्यन किया जाएगा, और जब आप हुकूक व फ़राइज़ को मुतय्यन करने के लिए बैठेंगे तो कुछ जिम्मेदारियाँ डाली जाएंगी और कुछ हुकूक उसके लिहाज से दिए जाएंगे। हमने ये पूछा था कि आप ये बताइए कि कानून क्या बनाया जाएगा। देखिए बात यह है कि शादी ब्याह का जो इदारा है इस वक्त ये कानून की बुनियाद पर बनता है, यानी ये इदारा म्यूचुअल एग्रीमेंट की बुनियाद पर नहीं बनता, बल्कि इसके लिए एक कानून है जो दुनिया भर में है, और उस दुनिया भर में जो कानून बनाया गया उसमें कुछ चीज़ें हमारे यहाँ हैं, कुछ चीज़ें किसी और के यहाँ हैं, लेकिन उसके पीछे असल में फलसफा क्या है वो ये है कि एक मुकद्दस इदारा है, इसमें कुछ रिश्ते तय होने हैं, इसमें कुछ मामलात की नौयतें बननी हैं, इसमें बच्चे होने हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ उठानी है, इसमें बुढ़ापा आना है, इसमें जवानी आनी है, इसमें तालीम होनी है, इसमें तरबियत होनी है। ये जितना कुछ भी इसके अंदर मौजूद है इसके लिए कानून साजी की गई है। कानून साजी की बुनियादें दो हो सकती हैं, या तो आप बाहमी रजामंदी के साथ अपनी पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, और या आप कानून शरीयत को कबूल करते हैं, जिसकी तरफ मौलाना ने इशारा किया। हम आपको ये बता रहे थे कि शरीयत का कानून क्या है। देखिए उसके पीछे कानूनी अथॉरिटी क्या है, खुदा का हुक्म, अल्लाह का फैसला। तो हम ये बता रहे थे कि उस फैसले की बुनियाद इल्मी और अकली लिहाज से क्या है, क्यों वो फैसला किया गया है। उसमें हमने आपको ये बताया कि शरीयत असल में इस सारे मामले को इदारे की हैसियत से देखती है, वो इस इदारे में हुकूक व फ़राइज़ तय करती है, जिम्मेदारियों का फ़र्क कायम करती है, जिम्मेदारियों के लिहाज से हुकूक देती है। आपने फरमाया कि वो आपके नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। हमने उसके जवाब में पूछा कि फिर आप ये बताइए कि आप इस इदारे को कायम करने के लिए क्या हुकूक कायम करेंगे, यानी बच्चे की जिम्मेदारी किस पर होगी। जब औरत बच्चा जनने की सूरत हाल से गुजर रही होगी और वो कोई माशी जद्दोजहद नहीं कर सकी, उस वक्त जिम्मेदार कौन होगा। जो जिम्मेदारियाँ मर्द उस वक्त उस मौके के ऊपर पूरी करेगा, वो जिम्मेदारियाँ करने के लिए उसे कितना पाबंद किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें शरीयत में तो तय हैं, लेकिन ये कि आप कोई और कानून बनाना चाहते हैं तो फिर उस कानून की बुनियादें आपको बतानी पड़ेंगी कि वो क्या है। शरीयत पे इख्तलाफ नहीं हो रहा, बात ये है कि शरीयत ने तो एक कुछ कवानीन दे दी हैं, कुछ हदूद दे दी हैं। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करना जो है वो हम लोगों का हक भी है और शरीयत हमें इसकी इजाज़त भी देती है। और दूसरी बात ये कि कई ऐसे शरई कवानीन हैं जो पाकिस्तान में ठीक तरह से लागू नहीं है, बाकी के जो बाहर के ममालिक हैं उनमें उसकी इंटरप्रिटेशन और तरह से हो रही है। उसी को समझ रहे हैं हम, उसी को समझ रहे हैं। मैं ये इस चीज़ से इनकार नहीं करती कि आप कवानीन बनाने बंद कर दें या कानून नहीं है। मैं तो एक और उलमा किराम जब इस बारे में बात करेंगे तो वो नुसूस से बात करेंगे, आम आदमी जो है वो अपनी बुनियादों पर बात करता है। तो हमने ये देखना कि कोई बात जो है शरीयत के खिलाफ भी ना हो और एक जो मुनासिब अंदाज में शरीयत को बहुत पॉजिटिव अंदाज में बयान कर दीजिए कि आपके नज़दीक शरीयत क्या कहती है। सर मैं ये तलाक का कानून मैंने 1961 का हवाला दिया था, उसको उसमें पूरी शरीयत को मद्देनजर रखकर तलाक का जो एक हक है वो मर्द को दिया गया है, और उसमें एक ये तरीका है कि 90 डेज़ के बाद जो है वो तलाक जो है वो इफेक्टिव होगी। इसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है, यह गैर शरई चीज़ नहीं है, और ये लॉ जो इंप्लीमेंट हुआ ये चल रहा है। दूसरी बात यह है कि खातून को जो एक राइट दिया कि डेलीगेटेड डिवोर्स का, वो अभी तक डिस्कस होता रहा है, वो शरीयत भी देती है उसको हक, और ये कानून के अंदर। जी रबिया साहिबा, फिर पहले क्वेश्चन तक हम चलेंगे और जाहिर है ये एक अलग मौजू है पूरा, इसको हम डिस्कस करेंगे आइंदा मौका हुआ तो अगले प्रोग्राम्स में। इस वक्त क्योंकि फोकल क्वेश्चन ये बन गया था, आपने बड़ा अच्छा ये फरमाया कि मैं शरीयत की नेगेशन नहीं करी। आप दो ही सूरतें हो सकती हैं, या अकली बुनियाद पर या शरई नहीं शरीयत की बुनियाद पर या अकल की बुनियाद पर, जो भी आपकी राय है। ये जो फाउंडेशनल क्वेश्चन गामदी साहब ने भी और प्रोफेसर साहब ने भी उठाए हैं कि ख़ानदान की तश्कील की बुनियाद क्या होगी, उसमें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी तो फिर किस बुनियाद पर होगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगी तो किस बुनियाद पर होगी। आप चाहे शरीयत की समझ की बेसिस पर या अकली बुनियाद पर आप अल्टरनेटिव क्या तजवीज़ कर रही हैं, इसके बारे में। सर अल्टरनेटिव नहीं, फिर बात हुई आई थी एग्जिस्टिंग लॉज की, इसलिए मैं मज़ीद थोड़ी सी वजाहत कर दूं, इसलिए किया है कि शरीयत में इसको एक इदारे के तौर पर लिया गया है। ये बात की बात है कि कवानीन क्या है, शरीयत इसमें इसको एक इदारे की हैसियत से देखती है, इसमें हुकूक व फ़राइज़ को अलग अलग तय करती है और इसमें सरबराह का फ़ैसला करती है। ये शरीयत में मौजूद है।
क्यों है, उसके इल्मी और अकली दलाइल हम देने के लिए तैयार हैं। हम उसमें आपको हरगिज़ इसके लिए मजबूर नहीं करते कि आप सिर्फ शरीयत का लफ्ज़ सुनकर उसके सामने सरे तस्लीम कम कर दें। हम ये कहते हैं हम उसके दलाइल देते हैं आपको, लेकिन जान लिया जाए कि आपका नुक्ता नज़र क्या है। आपका जो नुक्ता नज़र सामने आया वो ये है कि उसकी कोई कानूनी बुनियाद असल में सामने ही नहीं आती। तलाक इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है, इस वक्त ज़ेर बहस खानदान की फाउंडेशन है इन टर्म्स ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 फाउंडेशंस ऑफ द फैमिली, नंबर 2 डिविजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, नंबर 3 कॉन्फ्लिक्ट ऑन द रेजोल्यूशन। बेसिस ऑफ मोरालिटी और लॉ। ये जो आप तीनों बातें कर रहे हैं कानून के लिए आप कर रहे हैं, तो वो लॉ क्या होगा? मैं वही बताने लगी हूँ कि जब पाकिस्तान में बात करते हैं या हम लॉज की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक शरई लॉज आ जाते हैं कि जिनसे हमने ड्राइव करनी होती हैं। जी, वो क्या है आपके नज़दीक? ठीक है, उसमें इन्होंने इंटरप्रेट कर दिया जैसे तलाक़े एहसन, तलाक़े आसन, तलाक़े बिद्दत, मुबारात, बहुत सारे तरीके हैं। तलाक को आप छोड़ दीजिए। नहीं, मैं वैसे एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसमें अब मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के जरिए एक तरीका आपको बता दिया है, उसमें मुख्तलिफ फ़िक़ा हैं जिनकी अपना एक ओपिनियन है। जैसे शिया लॉ है, शिया लॉ का जो तरीका डिवोर्स का सुन्नी लॉ से बहुत डिफरेंट है। मोहतरमा, मेरा इस वक्त सवाल जो है, मैं फिर दोबारा इसको तकरार करने में माजरत इस चाहता चीज़ हूं। पे सवाल है कि हमने जितनी अब तक गुफ्तगू की है वो इस उसूल को मानकर की है, और इस उसूल को हम अकली लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं कि इस्लामी शरीयत दर हकीकत निकाह के इदारे को एक इदारा समझती है, इसमें हुकूक व फ़राइज़ तय करती है, और इसमें उसने सरबराही का फैसला किया है। यानी वो इस इदारे को महज बाहमी एहतराम पर कायम एक इदारा नहीं समझती, बल्कि हुकूक फ़राइज़ पर मबनी एक इदारा करार देती है, और उसमें यह फैसला करती है कि इसका एक सरबरा होना चाहिए। इस तसव्वुर पर गुफ्तगू हो रही है। सर, ये ठीक है, आप ये कहते हैं कि ये तसव्वुर सही नहीं है। हमने पूछा था जी इससे मुख्तलिफ कोई तसव्वुर है तो वो बयान कर दी। अगर आप शरीयत के हिसाब से भी देखें तो औरत को बहुत फैसिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन ये कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन की वजह से ऐसा हो नहीं रहा। अब जैसे इद्दत की बात है कि औरत की मेंटेनेंस होती है, आमतौर पर दी जाती है इद्दत की पीरियड तक। शरीयत में ऐसे नहीं है। आप शरीयत के लिहाज से देखें तो उसको ताहयात भी दी जा सकती है। तो क्यों ऐसी लेजिस्लेशन को प्रमोट नहीं किया जाता? हर मामला कंटिंजेंट बेसिस पर कानून साजी के जरिए से तय भी किया जा सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन। तो मेरा सवाल तो शादी होगी किस उसूल के ऊपर, यानी पहला सवाल तो यही पैदा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ तो शादी का एक कानून है बना हुआ है। जिस वक्त हम शादी करते हैं तो औरत को भी मालूम होता है कि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक शादी कर रही है, मर्द को भी मालूम होता है कि वो शादी कर रहा है, और उसमें जिम्मेदारियाँ तय हैं। जब आप उस पूरे के पूरे कानून को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आपको कोई मुतबादल कानून देना पड़ेगा ना। सबसे पहला सवाल तो यही होगा। कंटिंजेंट बेसिस पर आप तय कर लें आपस में बैठ के, जिस तरह किसी फर्ज कर लीजिए कि एक मर्द औरत बैठ के तय करेंगे तो फिर 15,000 सवालात हैं जिनके जवाब देने चाहिए, क्योंकि वो जवाब पहले तो मिले हुए हैं। फिर तो बहुत से सवालात हैं। मैंने ये अर्ज़ किया था कि जैसे ही वो ये बात फरमाएंगी तो फिर मुझे ये सवालात करने हैं। फिर उसके बाद निकाह की तकरीब तो बहुत बाद में होगी। पहले कई नशस्तें होंगी जिनमें मर्द और औरत बैठ के ये तय करेंगे कि ज़िंदगी में पेश आने वाले मामलात के अंदर अब क्या मसाइल हो जाए। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात फरमाई है कि उनके नज़दीक इस इदारे को किसी सरबराह के बगैर होना चाहिए। असल में जिस वक्त इदारा किसी सरबराह के बगैर कायम किया जाता है तो फिर वो इदारा तो कायम नहीं होता, फिर वो एक बाहमी मुआहदा है। बाहमी मुआहदे में फिर ये ज़रूरी है कि पहले बैठ के तय किया जाएगा कि अब मामलात पेश आएंगे तो होगा क्या। पहले तो आप ये देखिए ना, एक इदारा जब आप कायम करते हैं तो इदारे के लिए पहले कुछ रिवायात मौजूद हैं, पहले से कुछ चीज़ें तय हैं, उनकी बुनियाद पर वो इदारा कायम है। उस इदारे को इदारा मानकर आप चल रहे हैं। अब कोई मसला पेश आ गया तो वो मसला ख़ानदान के पास चला गया या वो मसला अदालत के पास चला गया। वहाँ बहुत जुज़ी मसाइल होते हैं जो जाते हैं। बैसियत मजमूई उस इदारे के तमाम हदूद तय हैं। यानी उसमें मालूम है कि बच्चा पैदा होगा तो बाप बन जाना है, मालूम है कि बाप के हुकूक ये हैं, मालूम है कि माँ के हुकूक ये हैं, मालूम है कि 15-16 साल तक ये फैसले माँ और बाप को करने हैं, ये मालूम है कि मर्द को जिम्मेदारियाँ उठानी हैं, ये मालूम है कि तमाम माली जिम्मेदारियाँ मर्द के ऊपर डालकर ये इदारा बनाया गया है। ये सब कुछ ख़त्म हो गया ना। गामदी साहब वो ये कहती हैं कि बुनियादों को मैं लाजमन चैलेंज नहीं कर रही, माशरे की जो कन्वेंशंस और रवायात हैं वो चलती रहें, लेकिन ये राइट होना चाहिए लोगों को कि उसमें जहाँ पर जिस बुनियाद को वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से चेंज करना चाहते हैं वो कर लें। इस पर तो हमने बहुत गुफ्तगू कर ली थी। हमने ये कहा था कि देखिए पहले आप उस इदारे की असासात को समझ लीजिए, इसके बाद ये गुंजाइश उसमें मौजूद है कि निकाह के मौके के ऊपर अगर औरत कोई हक़ लेना चाहती है तो वो ले ले, और मर्द कोई हक़ छोड़ना चाहता है तो वो अपना हक़ छोड़ दे। लेकिन जब आप एक कानून बनाएंगे पूरा का पूरा और उस कानून की बुनियाद इस उसूल के ऊपर रखेंगे कि ये कोई इदारा नहीं है, तो जाहिर है कि फिर आपने उस उसूल को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया जिसकी बुनियाद पर वो सारा कानून मबनी था। यानी उसका कोई सरबराह नहीं होगा। नहीं, इदारे का कोई तसव्वुर इसके बगैर कायम ही नहीं किया जा सकता, इसलिए कि फिर बहुत से सवालात पैदा हो जाते हैं। अगर सरबराह नहीं होगा तो वो माशरे में क्या फसाद आपके नज़दीक पैदा होगा? मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात तो ये होगी, ख़ानदान का इदारा वजूद में आ ही नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि ख़ानदान का इदारा है क्या चीज़, इसमें बच्चे पैदा होने हैं, उनकी तालीम होनी है, उनकी तरबियत होनी है, उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आयद होनी है, उनको जवानी को पहुँचना है, उनको उसके बाद कुछ फ़ैसले करने हैं, उसके बाद आपको बुढ़ापे को पहुँचना है और आपके बुढ़ापे की कुछ जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आयद होनी है। ये सारी की सारी जिम्मेदारियाँ किस उसूल पर तय होंगी?
अब तो ये उस उसूल के ऊपर तय है कि एक ख़ानदान बना है, उसका एक सरबराह है, वो बहुत से फ़ैसले करेगा, उन फ़ैसलों की बुनियाद पर ये इदारा कायम होगा और उसके बाद फिर उसके कुछ हुकूक हैं जो उसको हासिल हो जाएंगी और कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो वो अदा कर देगा। आपने जो बात कही है उसमें ना मुझे अब मालूम हो रहा है कि ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ना मुझे मालूम हो रहा है कि हुकूक क्या हैं। तो मेरे लिए तो ये एक तारीख दुनिया है। फिर इसके बाद मुझे बताइए पहले सबसे कि आप क्या तसव्वुर पेश कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि अगर हमारे कानून में या शरीयत के कानून में किसी जगह आप उंगली रख के कोई खामी बताते हैं तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। बुनियादी बात तय हो गई कि जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। अब उसके बाद सिर्फ मिकदार का मसला है। जब आपने इस बुनियादी बात को चैलेंज कर दिया कि जिम्मेदारी मर्द के ऊपर नहीं है, जिम्मेदारी बाहमी तौर पर उठानी है, तो सवालात ही खत्म हो गए। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत इस मामले में कोई दूसरा उसूल बयान कर रहे हैं, यानी उन्होंने इस इदारे को इस तरह नहीं देखा जैसे हम देख रहे हैं, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि कुरान मजीद की किस आयत से आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस हदीस की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। और जाहिर है कि उसकी बुनियाद पर आपसे बहुत से सवालात होंगे। हमने उन सवालात को छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि ये बात ज़रा थोड़ी सी फ़नी हो जाती है। हमने तो ये बात कही कि देखिए, बात यह है कि कुरान अपने निज़ाम में इस इदारे को इस तरह देखता है। आप इससे मुख्तलिफ कोई तस्वुर पेश करते हैं तो उसके कानूनी बुनियादें बता दीजिए। उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई इस बहस के नतीजे में कि दर हकीकत वो नहायत मुहकम कानूनी बुनियादें हैं जो कायम की गई हैं, उनकी बुनियाद पर रिश्ते वजूद में आए हैं, उनकी बुनियाद पर ख़ानदान के इदारे को तकद्दुस हासिल हुआ है, उनकी बुनियाद पर शादी एक मुक़द्दस इदारा और मुक़द्दस बंधन बनी है और उसमें कुछ हुकूक व फ़राइज़ हैं जो तय हैं। नाज़रीन, ये बात हमारे सामने आई है कि हमारे यहाँ पर जो उलमा कराम मौजूद थे, उनके नज़दीक शादी महज दो अफराद का आपस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर हुकूक व फ़राइज़ और कुछ रिश्तों और उनमें हिफ्ज़ मरातिब का एक इदारा है।